हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लोटस ट्रूलो में। फ्रेंड्स, आज इस फैन फिक्शन का पार्ट 21 है। अगर अपनी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो जाकर चेक कीजिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग को बचाने के लिए यानली उन कल्टिवेटर्स के सामने आ जाती है और यानली वहाँ घायल हो जाती है। तो अब आगे यानली को इस हालत में देखकर चेंग, जो बहुत गुस्से में था, वो विंग पर वार करने लगता है और विंग को निस्वार्थ से मारने लगता है। लेकिन यानली जो अभी तक होश में थी, जख्मी हुई थी, वो उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चेंग पर खून सवार था। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। विंग खुद को बस प्रोटेक्ट कर रहा था और चेंग तो उस पर अपनी स्वार्थ से वार तो किए जा रहा था, लेकिन अपने शब्दों से, अपने बातों से उसे बार बार टॉर्चर किए जा रहा था। व्यूशियान, तुमने किया है, इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम व्यूशियान, ये तीनों तुम्हारे लिए आए थे, तुम्हें बचाने आए थे। क्या कभी तुमने इनके बारे में सोचा है? कभी फादर सीजे के बारे में सोचा है? तुम्हें सिर्फ मदर की नफरत दिखाई दी, तुमने उनका प्यार नहीं दिखाई दिया, कभी अपनापन नहीं दिखाया। अगर वो तुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें अपना नहीं मानती, तो यहाँ आती नहीं आती ना? बोलो व्यूशियान। ये कहते के साथ ही चेंग ने विंग के पेट में अपनी तलवार मारी थी, लेकिन विंग ये बातें सुनकर कुछ सोच नहीं पा रहा था और चेंग ने कब उसके स्टमक पर अपनी स्वार्थ से वार किया उसे पता ही नहीं चला। लेकिन ये देखकर यानली अपनी जितनी भी ताकत थी वो इकट्ठा करके जोर से चिल्लाती है, चेंग रुक जाओ चेंग, उसे मत मारो। ये उसकी फैमिली कर्ज की वजह से है, उसकी कोई गलती नहीं, उसने कुछ नहीं किया। चेंग, मेरी बात सुनो, तुमने उसे क्यों मारा चेंग? ये कहते हुए यानली एकदम अपनी माउथ से ब्लड वोमिटिंग करती है और चेंग ये देखकर उसकी तरफ आता है और यानली उसकी बाहों में, उसकी गोद में अपनी आंखें बंद कर लेती है और चेंग उसे कस के पकड़ के रोने लगता है, जोर जोर से चीखने लगता है। विंग तो ये देखकर सदमे में था कि उसके सीजे को भी ये बात पता है। विंग इतने बड़े सदमे में था ये सुनकर और ये देखने के बाद वो अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे ले जा रहा था और वो पीछे जाकर उसी चोटी पर खड़ा हो जाता है जहाँ पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। अपने सीजे को, अपने पेरेंट्स को माफी मांगते हुए वो उनकी तरफ आंसू भरी निगाहों से देख रहा था और देखते ही देखते मैडम यू और जियांग फेंगमियान, उन दोनों की बॉडी एक पपेट में ट्रांसफर हो रही थी। चेंग ये देखकर चिल्ला रहा था, व्यूशियान रोको इसे, ये तुमने क्या किया है? देखो, रोको ये होने से। और विंग जैसे ही ये देखता है वैसे ही वो अपने चेंग से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा था। देखते ही देखते जियांग फेंगमियान एक पपेट में बदलकर चेंग को इतनी दूर फेंकते हैं, चेंग नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। विंग अपने चेंग से धुन बजाया जा रहा था, म्यूजिक बजाया जा रहा था, अपने ब्लैक मैजिक से, स्मोक से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। आगे यानली और मैडम यू, उन दोनों की बॉडी सोल मानो जैसे कोई सोख रहा हो, जैसे उन दोनों की बॉडी से उनकी सोल अलग हो रही थी। और विंग ये देखकर बहुत चक्का हो गया था, इसे क्या करे और क्या ना करे ये समझ नहीं आ रहा था। और तभी उसे याद आती है सालों पुरानी वो प्रोसेस जो बाओशन शेरन और लानी ने बनाई थी, और वो प्रोसेस जिसकी वजह से किसी भी सोल को पपेट बनने से और किसी भी सोल को डिस्ट्रॉय होने से रोका जा सकता है। विंग बिना देर किए प्रोसेस को स्टार्ट करता है और देखते ही देखते उसके एक हाथों में उसकी कल्टिवेशन पावर तो दूसरे हाथों में उसकी ही सोल पावर इकट्ठा हो रही थी और वो उन दोनों को एक साथ जोड़कर एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा घेरा बना रहा था जो आसमान में जाकर कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। जो पहले तो व्हाइट और गोल्डन कलर की रोशनी में था, वो धीरे धीरे सर्कल पूरी तरह से ब्लू और पर्पल कलर की लाइटिंग में ट्रांसफर हो रहा था। वो पूरी तरह से ब्लू पर्पल होने के बाद उस सर्कल यानली, मैडम यू और जियांग फेंगमियान की बॉडी के अराउंड पूरी तरह से उनकी बॉडी को कवर कर लेता है। देखते ही देखते जियांग फेंगमियान नॉर्मल हो जाते हैं और नॉर्मल होकर नीचे गिर जाते हैं और यानली, मैडम यू, इन दोनों की बॉडी भी स्टेबल हो जाती है, उनकी सोल भी थोड़ी बहुत स्टेबल हो चुकी थी। और अब रह जाता है इस प्रोसेस का आखिरी स्टेप,
बॉडी सेक्रीफाई, और इसी वजह से विंग नीचे छलांग लगा देता है। ये प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। इस प्रोसेस का ही नाम है सोल प्रोटेक्टर कवच। इस प्रोसेस को करते वक्त जो करने वाला कल्टीवेटर है उसकी सोल तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके साथ ही उसकी कल्टीवेशन पावर। इस प्रोसेस की ये खासियत है कि इस प्रोसेस के सर्कल के बीच जो भी है वो पपेट नहीं बन सकता और ना ही उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो सकती है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर वही है जो पार्ट फर्स्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ। और जब विंग ने नीचे छलांग लगाई थी तब लाइन सिचान ने नी हुसैन को एक बटरफ्लाई मैसेज दिया था। जब उसे बटरफ्लाई मैसेज मिलता है तब उसे पढ़ने के साथ ही निहाज एक पल में नेवरनाइट सिटी में पहुंच जाता है। और अब विंग की बॉडी निहाज पे थी जो हवा में लटक रही थी, और निहाज की मौजूदगी वहाँ नी की मौजूद किसी और को बेचैन कर रही थी, जो खुद से यही कह रही थी, इतिहास फिर से दोहरा रहा है, हिस्ट्री फिर से खुद को रिपीट कर रही है। और एक तरफा प्यार वही कहानी लिख रहा है जो बरसों पहले हो चुका। क्या इस बार भी वही होगा? क्या इस बार भी वही लिखा जाएगा? और ये तुम्हारी वजह से है, लेकिन उसका कर्ज आखिर तुम पर कैसे आ सकता है? उसकी मौत के बाद ये कर्ज तो मिट जाना चाहिए था, लेकिन ये तुम पर क्यों आया है? ये कहते हुए खुद से बातें कर रही थी, और वो थी लानी, जो वहाँ लान क्लैन में उस कोल्ड पॉन्ड की गुफा में रहती थी। वहाँ स्टक थी, वहाँ कैद थी, और आखिर वो स्टक क्यों हुई थी ये किसी को नहीं पता। ने जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसे ये समझने में देर नहीं लगती, विंग ने अभी वो सोल प्रोटेक्टर कवच प्रोसेस की थी, क्योंकि नी उस बुक से इस प्रोसेस के बारे में जान चुका था जो बुक विंग ने उसे दी थी। और वो भी विंग की सोल को और उसकी बॉडी को बचाने के लिए वही प्रोसेस स्टार्ट कर लेता है, और विंग के अराउंड वही सर्कल बना लेता है। जैसे ही नी ने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया, लान ई खुद को रोक नहीं पाती यहाँ आने से, और वो वहाँ खींची चली आती है। विंग ने जहाँ छलांग लगाई थी वही चली जाती है, और देखते ही देखते नी जो प्रोसेस कर रहा था वो ब्रेक हो जाती है। उसकी बॉडी में उसकी कल्टीवेशन पावर और सोल वापस से ट्रांसफर हो जाती है, और नी वही नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और जैसे ही लानी वहाँ एंटर करती है सब कुछ थम चुका था, ठहर चुका था। लानी ये देखने के बाद कहती है, तुम्हारी मेमोरी इरेज करने के बावजूद अपना प्रॉमिस तुम अनजाने में ही निभा रहे हो। इस एक तरफा प्यार का अंजाम रोकने के लिए मैंने उसी रात तुम दोनों की राहें तो अलग कर दी थी, लेकिन तुम उसी से जा टकराए और वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम इस वन साइडेड लव में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा, और तुम जितनी चाहे वो कोशिश कर लो या फिर कुछ भी कर लो, तुम अपनी जान भी दे दो तो भी तुम उसके प्यार को नहीं पा सकते, तुम उसे कभी पा नहीं सकते, वो तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तुम्हारी फेट में नहीं है, वो किसी और का है, और तुम उसके लिए ही अपनी सोल और कल्टीवेशन पावर डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो। तुम्हारे ऐसे करने से भी वो तुम्हारा नहीं बन सकता। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता कि ये तुम्हारा वन साइडेड लव है जो कभी पूरा नहीं होगा, जो कभी कामयाब नहीं होगा। इसका अंजाम वही होगा जो सालों पहले हुआ था। और लानी की ये सारी बातें सुनकर नी वो कहता है, अंजाम, इससे बुरा अंजाम और क्या होगा कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, और वो अब मर चुका है। और मेरा प्यार इतना घमंड नहीं है कि उसकी खुशियों से बढ़कर हो। किसी को हासिल करना और पाना यही प्यार है। प्यार का मतलब उसे हासिल करना, उसके शरीर को हासिल करना नहीं होता। प्यार तो वो होता है जिसमें ना उसे पाने की हवस हो और ना उसे खोने का डर हो, बल्कि उसके खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, यही प्यार होता है, और उसे वो खुशी देना। अगर मेरा ऐसा सोचना मेरा वन साइडेड लव है तो हाँ है मुझे उससे वन साइडेड लव। हर लव स्टोरी के दो साइड होते हैं, एक साइड में वो लव स्टोरी पूरी होती है और दूसरे साइड में वो अधूरी रहती है। बट साउंड इज गुड, वन साइडेड लव। मुझे नहीं मालूम कि वो मेरी फेट में है या नहीं, मगर फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर यही मेरा वन साइडेड लव है तो हाँ है मुझे उससे वन साइडेड लव। मैं नहीं जानता उससे प्यार करना, उसे अपनी दुआओं में मांगना
सही है या नहीं, उसकी अपनी जान से ज़्यादा परवाह करना सही है या नहीं। अगर मेरा ऐसा सोचने से करने से मेरा प्यार वन साइडेड होता है तो हाँ है मुझे उससे वन साइडेड लव। मुझे नहीं पता हम साथ होंगे या नहीं, पर उससे अपना कहना यही एहसास काफ़ी है मेरे लिए। वो मेरा है या नहीं, मेरे लिए इससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, चाहे वो मुझे मिले या ना मिले। अगर मेरा ऐसा चाहने से मेरा प्यार वन साइडेड कहलाता है तो हाँ है मुझे उससे वन साइडेड लव। और नी ये सारी बातें लानी की तरफ देखते हुए कह रहा था, और लानी उसकी तरफ हंसते हुए देख रही थी। लानी नी से कहती है, यही बात तो मैं उसे नहीं समझा पाई कि पाना हासिल करना यही प्यार नहीं होता है। अब मैं भी तुम्हारा प्यार देखना चाहती हूँ, तुम्हारा वन साइडेड जो तुम्हारा इंतजाम होगा। आखिर तुम उसके साथ रहते हुए उसे पा ना सकोगे तो कैसा महसूस करोगे, ये मैं भी देखना चाहती हूँ। तो ठीक है, तुम्हारा ये इंतजाम रहा। मेरी तरफ से ढूंढ लो उसकी सोल को, ढूंढ लो मुझे और आओ उसे बचाने मुझसे। नी ये देखकर जोर से कहता है, तुम वही हो ना मेरे शियान को मारने वाली, तुम यहाँ क्यों आई हो? फिर तुम्हारा विंग से क्या रिश्ता है? तुम विंग को क्यों मारना चाहती हो? अब रुको। लेकिन लानी अपने कदमों को उस सर्कल की तरफ ले जा रही थी जो विंग ने बनाया था, और वो एक झटके में उस सर्कल को तोड़ देती है, जिससे जो सोल प्रोटेक्टर पावर किया था वो टूट कर बिखर जाता है। और अब विंग की सोल और उसकी कल्टीवेशन पावर हवा में बिखरने लगती है। ये देखकर नी जोर जोर से चिल्ला रहा था, विंग। ये कहते हुए नी उठकर खड़ा होता है और विंग की बॉडी को कस के पकड़ के कहता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। सुना तुमने? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम्हारी सोल को, तुम्हारे कल्टीवेशन पावर को, और तुम्हें मैं प्रॉमिस करता हूँ मुझे तुम सुन रहे हो ना? ये कहकर वो उसे कस के पकड़ रहा था। और ये देखकर नी मेंगजू जो उसके सामने बैठा हुआ था जोर से चिल्लाता है, नी हुसैन, तुम किसकी सोल को बचाओगे? अपनी बेहोशी में भी किसे बचाना चाहते हो? बोलो, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? अपनी आंखें खोलने के बाद ऐसी पागल वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? ऐसी पागल वाली बातें क्यों कर रहे हो? नी कहते हुए उसे वो हिला रहे थे और वो कहते हैं, तुम पूरे 15 दिनों के बाद आज होश में आए हो, और होश में आते ही इसकी सोल को बचाने की बात कर रहे हो। बोलो नी, बोलो। लेकिन नी ये सुनते ही उस रूम में चारों तरफ देख रहा था और वो जानने की कोशिश कर रहा था कि वो आखिर कहाँ है। वो जैसे ही अपने ब्रदर को अपने सामने देखता है और खुद को अपने ही बेड पर पाता है, तो उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो भी अपने ड्रीम वर्ल्ड में था उस प्रोसेस की वजह से। और वो आखिर यहाँ वापस कैसे आया, और नीक्लैन वापस आने के बाद वो उस प्रोसेस में कैसे चला गया? इन सारे क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए वो अपने बेड से इतनी तेजी से उठता है और पागलों की तरह अपनी लाइब्रेरी की तरफ भाग रहा था, और उसके पीछे नी मेंगजू। और जैसे ही वो अपनी लाइब्रेरी में पहुंचता है, सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है, कुछ ढूंढने लगता है जो उसे मिल नहीं रहा था। वो बुक कहाँ है? वो ब्रश कहाँ है? वो पेंटिंग शियान की पेंटिंग, ब्रश ब्रदर ये पेंटिंग कहाँ गई? ब्रदर, ये कहते हुए वो उनसे पूछ रहा था। और नी मेंगजू ये देखकर इतने गुस्से में थे कि उससे कहते हैं, नी हुसैन, तुम पागल तो नहीं हो गए ना? पहले विंग करते रहते थे, और अभी शियान कौन है? लेकिन नी पर तो कुछ असर नहीं हो रहा था। वो तो अपने ही धुन में लगा हुआ था, सारा सामान इधर उधर फेंक रहा था, उस पेंटिंग को ढूंढ रहा था, उस ब्रश को ढूंढ रहा था। और ये देखकर नी मेंगजू इतने गुस्से में आते हैं, उससे अपनी तरफ खींचते हैं और उससे कहते हैं, होश में आओ। जब तुमने कहा था कि उस फॉरेस्ट में तुम्हारा फ्रेंड है, तब मैं वहाँ जाकर देखा था, वहाँ कोई नहीं था, वहाँ कोई शियान नहीं था, और ना ही उस दिन कोई था जिस दिन तुम हमें उस फॉरेस्ट में बेहोश मिले थे। तुम वहाँ अकेले थे। उस दिन हमने पूरा फॉरेस्ट चेक किया था, जान तो क्या उसका नामो निशान नहीं था। सुना तुमने? और तुम जानते हो मदर की मौत क्यों हुई थी? तुम्हें उस हालत में देखकर वो दिन रात दिन मर रही थी, और तुम पूरे 6 महीने बेहोश थे। सिर्फ तुम्हारी सांसें थी, और तुम कह रहे कि वह शियान था। नहीं, वह शियान नहीं था, तुम्हारा भ्रम था। वो भ्रम था, समझे? वो सच नहीं था। नी इतने गुस्से में आता है कि कहता है, मेरा भ्रम नहीं था,
वहाँ मेरा शियान था। सुना आपने? अगर वो वहाँ नहीं होता तो वो पेंटिंग कहाँ से आती, बोलिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पार्ट को मैं ये एंड करती हूँ। तो फाइनली इस ड्रीम वर्ल्ड का फंडा और झंझट ख़त्म हुआ और आगे की कहानी हमें प्रेजेंट में दिखाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।